इस हमारी प्रयोगशाला में ये हमारी जिम्मेदारी है, हैं? ये तुम्हारी ये सिगरेट पीने की तीव्र इच्छा को, तुम्हारी ये गैर जिम्मेदाराना आदत को संपूर्ण तरह से खत्म कर दें। और अगर हम हमारी कोशिशों में चूके और तुम्हारा इलाज करने में असफल रहे तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जिस पर कोई भी चलना पसंद नहीं करेगा नहीं, क्योंकि बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। खत्म। क्या लाइफ में कभी ऐसा फील किया है कि आप कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हो, पर आपके आसपास के लोग कभी भी आपको वो सब कुछ करने ही ना दे जो करने में आप अपनी ट्रू फ्रीडम महसूस करते हो, और ये ऑपोजिशन कहीं बाहर से आने की बजाय आपके आसपास के उन लोगों से ही आ रहा हो जो आपके वेल विशर्स बनते हैं। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और वो सभी लोग जिन्हें ये लगता है कि आपके लिए उनसे अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, और इनफैक्ट आप खुद तो कभी अपने लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। और ये सब के पीछे की वजह सिर्फ एक होती है, हमारा भला चाहने की। पर सवाल तो ये है कि क्या सच में लोग हमारा भला सोच रहे होते हैं क्या, या भला सोचने की आड़ में हमें बस वैसा ही बनाने पर तुले हुए होते हैं जैसा हमें उनकी नज़र में होना चाहिए, उनके आइडियल्स के हिसाब से, उनकी डेफिनेशंस के आधार पर। और ये अच्छे बुरे की डेफिनेशंस भी उन लोगों के अपने मॉरल स्ट्रक्चर से ही आ रही होती हैं। अब क्या हो जब ये सभी लोग मिलकर आपको ज़िंदगी जीने के किसी एक टेम्पलेट को चुनने पर मजबूर कर दें, और एट लास्ट आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या प्रोसेस में फंसा कर रख दें जो आप कभी भी अपने लिए चाहते ही नहीं थे, जो आप पर बस थोपी गई हो आपकी इच्छा के अगेंस्ट। और क्या हो अगर आप एट लास्ट खुद को बिल्कुल छोटा और वर्थलेस, तो अपने सभी एक्शंस को फ्यूटाइल और मीनिंगलेस समझने लगे। अब अव्वल ज़्यादातर लोगों को तो ऐसी ज़िंदगी कभी कैद लगेगी ही नहीं, क्योंकि उस गहन सोच और चिंतन तक आते आते मेजॉरिटी ऑफ लोग उसी तरीके की ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट अपनी स्ट्रॉन्ग विल और इंडिविजुअल प्रेजेंस को दर्ज करवा सके। पर फर्ज कीजिए कि किसी रोज़ आप अपनी नींद से जागें और आपको ये सब कुछ ठीक ऐसा ही होता हुआ दिखे, तो आप क्या करोगे, क्या बदलने की कोशिश करोगे? अब इसका जवाब आपको अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल तो हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। एक ऐसी फिल्म जिसे सिर्फ सरफेस लेवल पर देखने और समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा सकती। एक फिल्म जो सिर्फ सरफेस लेवल की कहानी पेश करने के बजाय बहुत से मेटाफर्स और सिंबल्स को बुनते हुए ह्यूमन साइकी के डीपर एस्पेक्ट्स को समझने में हमारी हेल्प करती हो, और जिसका रेलेवेंस फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट से आज भी उतना ही कायम हो। एक ऐसी फिल्म जिसके लिए डायरेक्टर को खुद सेंसर बोर्ड को ही ट्रिक करना पड़ा हो उसे एक एंटी स्मोकिंग फिल्म की तरह पेश करके। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म नो स्मोकिंग के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर अनुराग कश्यप ने। ये फिल्म है के नाम के एक शख्स की जो खुद से और सिगरेट से ऑब्सेस्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी होता है, नार्सिसिस्टिक भी और सेल्फ ऑब्सेस्ड तो हद से ज़्यादा। पर इन सभी पर्सनल ट्रेट्स के बावजूद भी वो एक इंसान है जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। पर उसकी ज़िंदगी पूरी अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है जब उसके आसपास के लोग उसे फोर्स करने लगते हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार ही नहीं होता। वो एंड तक हर संभव कोशिश करता है स्ट्रांगली अपने हिसाब से ट्रूथफुल और ऑथेंटिक रहने की,
पर अनफॉर्चुनेटली सबके दबाव में आकर वो फाइनली गिव अप कर देता है और एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के आगे फंस जाता है, अपने आसपास के वेल विशर्स की वजह से ही। और फिर उसकी जिंदगी मानो किसी बुरे सपने जैसी हो जाती है, जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। बट लाइक आई सेड, हम इस फिल्म को सिर्फ इसकी लिटरल स्टोरी के आधार पर पूरे तरीके से नहीं समझ सकते, इसलिए हमको फिलॉसफी की कुछ ऐसी तंग गलियों से गुजरना पड़ेगा जिनमें अटके बिना इनसे पार पाना मुश्किल है। यहाँ पर कंट्रोल, अथॉरिटी, मोरालिटी, एब्सर्डिटी और कन्फॉर्मिटी जैसे भारी भरकम शब्दों से टक्कर होना बहुत लाजमी है। फिल्म की सेंट्रल थीम को अगर हमें समझना हो तो पहले एक फिलोसॉफिकल टर्म जिसे काफ्काइस्क कहा जाता है को समझना ज़रूरी है। काफ्काइस्क एक टर्म है जिसे मशहूर जर्मन नॉवेलिस्ट और राइटर फ्रांस काफ्का की स्टोरीज की एक पेक्यूलियर थीम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रांस काफ्का की स्टोरीज को पढ़ते हुए एक थीम हम ज़्यादातर स्टोरीज में रिफ्लेक्ट होती हुई देख सकते हैं, जहाँ पर हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट एक ऐसे सरियल वर्ल्ड में फंस जाता है जहाँ वो अपने सभी कंट्रोल पैटर्न्स, सारे प्लान्स और सभी बिहेवियर्स को केओस में बदलते हुए पाता है, जहाँ वो सब कुछ जो वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में धारणा रखता हो वो सब बिगड़ने लगे। और देखते ही देखते वो खुद को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के आगे स्ट्रगल करता हुआ पाए जिसके आगे ना तो वो हार मानने को तैयार है, ना झुकने को और ना ही मरने को। बस उसकी सारी जिंदगी एक स्ट्रगल बन जाती है एक ऐसी अथॉरिटी के आगे जहाँ पर उसका जीतना नामुमकिन है, पर फिर भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जो चलता रहता है। और ऐसी ही सिचुएशन को शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए इस टर्म काफ्काइस्क का यूज़ किया जाता है। काफ्का की एक फेमस स्टोरी द ट्रायल की बात करें तो ये स्टोरी एक बैंक ऑफिशियल की है जिसका नाम के होता है और जिसे अचानक से एक सुबह अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ना ही उसे अरेस्ट करने का कोई रीज़न बताया जाता है और ना ही आगे होने वाले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में ही उसे कुछ बताया जाता है। वो एक ऐसे ट्रायल में फंस कर रह जाता है जहां उसके लिए कुछ भी समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और सब कुछ किसी बुरे सपने सा लगने लगता है। ठीक इसी से मिलती जुलती थीम हम अपनी फिल्म नो स्मोकिंग में भी पाएंगे। के की वाइफ अंजलि उसकी सिगरेट पीने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बहुत बार उसे बोलती है सिगरेट छोड़ने के लिए, पर हर बार के कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही दिए जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि अपनी वाइफ और दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट गया होता है और तभी उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त अब्बास से होती है। तो अब्बास उन्हें बताता है कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। अब रेस्टोरेंट के अंदर के की वाइफ अब्बास से पूछती है कि उसने सिगरेट पीना कैसे छोड़ा, ताकि इससे के की भी थोड़ी हेल्प हो सके। अब्बास अंजलि को एक विजिटिंग कार्ड देते हुए एक प्रयोगशाला का जिक्र करता है और वो अंजलि से कहता है कि दे आर प्रोफेशनल्स और ये लोग के की सिगरेट पूरी तरह से छुड़वा देंगे। अब जब के वापस अपने घर पर जाता है तो उसे पता लगता है कि अंजलि वहाँ पर नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई है। जब के उसे फ़ोन करके वापस आने को कहता है तो वो के को सिगरेट या उसमें से किसी एक चीज़ को चुनने के लिए कहती है। अब यहाँ पर फाइनली के सबसे तंग आकर अब्बास को फ़ोन करता है और कहता है उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एक सीन में गुरुजी के से कहते हैं कि हम तुम्हारी स्मोकिंग की आदत बिल्कुल छुड़वा देंगे। तो इस बात पर के कहता है कि वो बस वहाँ देखने आया था और फिर गुरुजी उससे कहते हैं कि यहाँ जो आता है वो धूम्रपान को पूरी तरह से यहीं दफन करके जाता है। तो के हंसते हुए गुरुजी से पूछ पड़ता है कि वो स्मोकिंग कैसे छुड़वाते हैं। कैसे छुड़वाते हैं? सर पे बंदूक रखे? बंदूक की जरूरत उठाए गिरे को डकैतों को पड़ती है, हमको नहीं। आगे के को एक बड़ा भारी भरकम सा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिस पर लिखा होता है सिगरेट शास्त्र और उसे साइन करने को कहा जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था कि जो गुरुजी कहेंगे वो के को करना पड़ेगा। और जब के गुरुजी से पूछता है कि आप क्या करने को कहेंगे
तो इस बात पर गुरुजी उसे जवाब देते हैं कि आप पहले साइन करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। यहाँ पे हम फ्रांस काफ्का की स्टोरीज से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ कैसे के को उसकी विल के अगेंस्ट कुछ ऐसा करने पर फोर्स करना शुरू कर दिया जाता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। के और सवाल पूछने पर गुरुजी उससे कह देते हैं कि बहस मत करो, प्रजातंत्र वहाँ ऊपर है, यहाँ वो धरती के नीचे उतरकर आया हुआ है पाताल ग्रह में। बस मत करो, प्रजातंत्र ऊपर है, वहां मृत्यु लोक में, वहां सबको अपनी बात कहने का हक बनता है। क्या तुम धरती से नीचे उतरकर आए हो पाताल घर में, यहां मेरा कहा पुराण है। आगे हम देखते हैं फाइनली के को थक हार कर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए, और यहाँ पर ही के पहली बार ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ से उसकी लाइफ जैसे किसी बुरे सपने की तरह होने वाली थी। के उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही गुरुजी के की चेकबुक उसे देते हैं और साइन करने को कहते हैं, जिस पर अमाउंट मेंशन होती है 21,11,110 और 1 रुपये। जस्ट इमेजिन, किसी की सिगरेट छुड़वाने की कीमत 21,11,110 और 1 रुपये। के ये सब सुनकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करने लगता है, और तमाम कोशिशों के बाद भी के वहीं उसी रूम में वापस पहुँच जाता है। फिर गुरुजी और उनके लोग ज़बरदस्ती के से चेक पर साइन करवा लेते हैं। ये एक तरीके से एवर एग्जिस्टिंग अथॉरिटी के आगे उसके फ्यूटाइल एफर्ट्स की हार होने की शुरुआत थी। उसके पास गुरुजी को देने के लिए 1 रुपये नहीं होता। यहाँ वो 1 रुपये गुरुजी को नहीं दे पाता तो गुरुजी उससे अगली बार देने को कहते हैं। ठीक है, अगली बार दे देना। तुम्हें क्या लगता है मैं वापस आने वाला हूँ? अच्छा ना आओ तो, लेकिन बेटा हर कोई आता है, हमारे तजुर्बे में हर मरीज वापस आता है। सिगरेट बीमारी ऐसी है ना। यहाँ के एक ऐसे ट्रैप में फंस गया है जहाँ से निकलना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। अब कॉन्ट्रैक्ट और चेक पर साइन होने के बाद शुरू होता है गुरुजी की प्रयोगशाला का इलाज, और कुल मिलाकर पूरा प्रोसेस जिसके लिए 21 लाख की अमाउंट ली होती है, वो होता क्या है ये सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। गुरुजी के को बस इतना कहते हैं कि आज के बाद वो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, छुप कर भी नहीं, और अगर वो नहीं माना और पहली सिगरेट उसने सुलगाई तो उसके भाई को हॉस्पिटल से निकालकर यहाँ लाया जाएगा और हज़ारों सिगरेट के धुएं वाले रूम में 5 मिनट के लिए रखा जाएगा। वो भाई जिसे पहले से लंग कैंसर होता है। आगे गुरुजी के को टीवी पर एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ एक ओल्ड लेडी उसी धुएं वाले रूम में तड़प रही होती है। अब ये लेडी के डॉक्टर दोस्त की माँ होती है, और इन्हें ही वहाँ से निकलवाने के लिए वो डॉक्टर दोस्त के को फोर्स कर रहा होता है प्रयोगशाला की अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब आगे गुरुजी कहते हैं कि अगर फिर भी उसका मन नहीं माना और दूसरी सिगरेट उसने सुलगाई तो फिर उसकी वो दोनों उंगलियां काट दी जाएंगी जिनसे वो सिगरेट पीता है। सेम यही उन्होंने अब्बास के साथ भी किया था, इसलिए उसकी दोनों उंगलियां कटी हुई होती हैं, जिन्हें वापस लेने के लिए ही अब्बास के को फोर्स कर रहा होता है प्रयोगशाला जाने के लिए और उस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए। आगे गुरुजी कहते हैं कि फिर भी अगर के ने तीसरी सिगरेट जला दी तो फिर उसकी वाइफ को मार दिया जाएगा, और फिर भी अगर उसका मन नहीं माना और चौथी सिगरेट जो उसने जलाई तो उसका भाई जो अगर गैस चैम्बर से बच भी गया तो उसे मार दिया जाएगा, और अगर वो गैस चैम्बर में पहले ही मर गया तो फिर बदले में उसकी माँ को मार दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर के नहीं माना और 5वीं सिगरेट उसने सुलगा ली और फिर भी तुम लातों के भूत निकले बेटा, तो बच्चों की जिद के आगे तो अकबर भी शहंशाह नहीं रहे। 5वीं सुलगा लेना और पी ले जी भर के, कोई कुछ नहीं करेगा ना, ना कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। और शौक से थाने भी जा सकते हो, हमें मार भी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, सिगरेट नहीं पी सकते।
चलते हैं। के अपने ऑफिस को एक नो स्मोकिंग जोन बना देता है और वो सबको सिगरेट पीने से मना कर देता है और साफ कह देता है कि जिसको सिगरेट पीनी हो वो ये ऑफिस छोड़ के जा सकता है। हर इंसान उसके खिलाफ साजिश कर रहा होता है और गुरुजी के साथ में मिला हुआ होता है। के को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है, वो भी ऐसे क्राइम के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसे जिस सेल में रखा जाता है वहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। अंदर सेल में के चिल्लाने लगता है पर उसकी बात वहाँ कोई नहीं सुनता। फिर एंड में के अपना सर सलाखों पर खुद मारने लगता है और अनकॉन्शियस होकर नीचे पानी में गिर जाता है और पानी में गिरते ही हमेशा की तरह वो अपने बाथटब से ही बाहर निकलता है। और फिर हम देखते हैं वही स्टार्टिंग वाला साइबेरिया का सीन, जहाँ के पहली बार अपनी नींद से उठता है और उसकी वाइफ का फ़ोन आया हुआ होता है। वो कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। शायद वो कोई सपना देख रहा है। वो कहता है कि उसे सिगरेट पीनी है। वो बेल बजाता है और वहाँ पर गोली चल जाती है। अब के को फिर से उस ग्लास की विंडो के बाहर वही सेम सिगरेट का पैकेट और बाथटब दिखता है और फिर उसे अपने उस साइकियाट्रिस्ट दोस्त की बात याद आती है कि अगर अगली बार वो सेम सपना देखे तो इस बार वो सिगरेट के पैकेट की बजाय उस बाथटब में जंप मार दे तो शायद कुछ अलग रास्ता निकल जाए। अब के ग्लास विंडो को तोड़ता हुआ बाहर कूद जाता है और भागता हुआ वहां पहुंचता है और इस बार वो बाथटब में कूद जाता है। अब जैसे ही वो बाथटब में कूदता है तो वहां नीचे पानी के अंदर उसे एक छोटा सा पाथवे दिखता है। वो उसमें घुस जाता है और फिर सीधा एक टनल से होता हुआ वहीं प्रयोगशाला में गिर जाता है। पर इस बार वो जेल के अंदर होता है, वही जेल जिसके बाहर खड़ा होकर वो सभी कैदियों को देख रहा था जबकि पहली बार प्रयोगशाला में आया था। वो कहता है कि आज हम सबको नहलाने के लिए बोला हुआ है। ये कहकर वो सभी कैदी वहाँ से चले जाते हैं पर एक इंसान वहाँ के साथ खड़ा रहता है और वो के को दूसरे कोने में लेकर जाता है। और जब के वहाँ दूसरे कोने में पहुँचता है तो दूसरी तरफ वो अपने को ही देखता है, पर वहाँ से इस तरफ ना कुछ देखा जा सकता था और ना ही कुछ बोला जा सकता था। पर वो प्रयोगशाला के इस तरफ खड़ा होकर दूसरी तरफ की आवाज़ सुन सकता था। वो शख्स के को बताता है कि दूसरी तरफ जो खड़ा है वो सिर्फ उसका शरीर है और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ के सामने बस एक मिरर होता है। वो के से कहता है कि तुम चाहो तो दूसरी तरफ फ़ोन से बात कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का डालना पड़ेगा। पर शायद तुम भी मेरी तरह 1 रुपये देना भूल गए थे। तुम्हारा शरीर है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम चाहो तो इस फोन से बात कर सकते हो, इसमें 1 रुपये का कॉइन डालना पड़ता है। तुम भी 1 रुपया देना भूल गए, मैं भी। और वहाँ प्रयोगशाला के अंदर सबको नहलाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब क्योंकि के ने वहाँ खड़े बाकी लोगों की तरह 1 रुपये नहीं दिया होता है, तो यहाँ पर इन लोगों को नहलाने का मतलब था आग से जला देना, और फिर धीरे धीरे के की आत्मा बाकी सब की तरह सीधा जलकर गायब हो जाती है। उंगलियां जलेंगी ये एस्ट्रे। आखिरी में एक सीन में हम देखते हैं कि के इस बार बाथटब से नहीं बल्कि अपने बेड में नींद से उठता है और उठकर वो अंदर बाथरूम में जाता है और हाथ धोने की कोशिश करता है, तो उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं। अगले सीन में के अपने एक दोस्त को कन्विंस कर रहा होता है प्रयोगशाला जाने के लिए, और वो उससे कहता है कि वो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। और फिर हम अगले ही एक सीन में देखते हैं कि के की एक उंगली तो वापस भी आ चुकी होती है।
दैट मीन्स कि उसने अपने उस साइकियाट्रिस्ट दोस्त का तो काम बजवा ही दिया होता है और बस यहाँ पर हमारी फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम फिल्म के पीछे के मीनिंग, मेटाफर्स और सिंबल्स की बात करें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसे बहुत से अलग अलग तरह से एनालाइज किया जा सकता है एंड इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव you are looking at the movie. To me, this movie has nothing to do with smoking at all. यहाँ पे स्मोकिंग सिर्फ एक मेटाफर है, सिंबल है फ्रीडम का, और कैसे उसके आसपास के लोग जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कैसे वो लोग ही कारण बनते हैं के की लाइफ को केओस में बदलने का, क्योंकि सब लोग के को अपनी अपनी तरह से चलाना चाहते थे। उनके लिए के की अपनी चॉइसेस, उसकी अपनी फ्रीडम कुछ मायने ही नहीं रखती थी। उनके लिए तो बस वही ठीक था जो वो सब लोग के बारे में सोचते थे। सबको बस अपनी पड़ी हुई थी, अपनी खुशी की, उन्हें बदले में क्या मिलने वाला था। पर सब दिखा ऐसे रहे थे कि वो के भले के बारे में सोच रहे हों। यहाँ पर प्रयोगशाला वो सिस्टम है जिसके तहत सबको एक ही तरह की जिंदगी जीने के एक पहले से निर्धारित ढांचे में ढाला जाता है। कोई भी उस सिस्टम के आगे एक सवाल नहीं पूछ सकता। बस आपको गर्दन झुकाकर चुपचाप बस वही करते जाना है जो आपको उस सिस्टम के द्वारा कहा जाएगा। बाबा बंगाली है सिस्टम को चलाने वाली वो अथॉरिटेटिव पावर जिसके आगे सबको झुककर रहना ही पड़ता है अगर उन्हें जिंदा रहना है तो, फिर चाहे अपनी अंतरात्मा को मारकर ही जिंदा रहना पड़े। दूसरी तरफ फिल्म को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि शायद के का सही में इलाज चल रहा था और बाकी जो भी अजीब चीज़ें उसके साथ हो रही थी वो सिर्फ उसके हेलुसिनेशंस ही थे और कुछ नहीं। हो सकता है बाबा बंगाली कोई प्रयोगशाला का बाबा नहीं बल्कि एक डॉक्टर ही हो जो सही में उसका इलाज कर रहा था। बस के अपने हेलुसिनेशंस के चलते उसे अलग ही तरह से इमेजिन करने पे लगा था और उसके आसपास के सभी लोगों को भी वो ऐसा इविल इमेजिन कर रहा था जैसे वो सब उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों। पर सच में ऐसा कुछ हो ही ना। अगर हम खुद अनुराग कश्यप के पर्सपेक्टिव से समझें तो ये फिल्म और कुछ नहीं बल्कि एक कहानी है एक एरोगेंट इंसान के डिसेंट की मॉरल स्ट्रक्चर के अंदर। ये कहानी है एक एरोगेंट इंसान की और उससे भी बड़े एरोगेंट इंसान की जो अपनी दुनिया में रहता है और सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करता है और खुद को बाकी लोगों से सुपीरियर भी समझता है, जो दूसरों को दबा कर रखता है और सबसे बस यही चाहता है कि सब अपनी आत्मा को बेच दें और कन्वर्ट हो जाएं एक ऐसे मेलिएबल और कन्फॉर्मिस्ट इंसान के रूप में जिसे कंट्रोल करना आसान हो, जिसका अपना कुछ भी दिमाग ना हो। यहाँ पर के है अनुराग कश्यप। सिगरेट का जो सिंबल है वो है फिल्म बनाने की फ्रीडम। प्रयोगशाला है सेंसर बोर्ड जो हर चीज़ अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहती है। बाबा बंगाली को आप सेंसर बोर्ड के ऑफिशियल के रूप में देख सकते हो और के सभी दोस्त वो सारे लोग हैं जो रियल लाइफ में अनुराग कश्यप को बार बार चेंज होने को कहते रहे, उन्हें अलग तरीके की फिल्म्स बनाने की सलाह देते रहे। फिल्म में अब्बास का कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अनुराग कश्यप के दोस्त अब्बास टायर वाला को ही रिप्रेजेंट करता है और उन्होंने डायरेक्टली उनका रियल नेम ही कैरेक्टर के लिए यूज़ किया था, जिसके बारे में अनुराग कश्यप ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। फिल्म में जिन 2 उंगलियों को काटा जाता है वो वही उंगलियां हैं जिनसे सिगरेट पी जाती है और इंटरेस्टिंगली ये भी एक सिंबल है क्योंकि यही 2 उंगलियां यूज़ होती हैं लिखने के लिए भी। ओके मैं हूँ स्मोकिंग में, तो मुझे बताओ जब लोग आपको बोलते हैं यार कैसी बना ये फिल्म थोड़ी ना होती है, ये सिनेमा थोड़ी ना होता है जो तू कर रहा है। सिनेमा तो होता है देखो जो चल रहा है। और मुझे सब मनोज बोलते थे, सो व्हाई डू यू थिंक द वाइफ एंड सेक्रेटरी इज प्लेड बाय द सेम कैरेक्टर? Because voices all around me were telling me Anurag, problem is with you, so you must either adapt or quit making films. So the film has come from there. This guy is called K, and I was also going through separation, which is why the divorcing. And then there's this whole thing. Why Abbas Tyrewala is called Abbas Tyrewala in the film? That one name I didn't change, and I told him that.
is because that is the time me and Abbas were friend. 5 के म्यूजिक गाने मैजिकल सॉन्ग मैं खुदा अब्बास टहलवान ने लिखा है। अच्छा। उसके बाद अब्बास टहलवान ने मकबूल पे काम किया। मकबूल के बाद अब्बास टहलवान ने लिखी मैं हूं ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जाने थे जाना ना, ब्लॉकबस्टर्स। ना भाई अब्बास सर ने वाओ फक। तो अब्बास जो है उस समय हमारा बंदा अपना, हम लोग जो साथ में लिखना सीखे, काम करना सीखे, हर जगह हिट हो रहा था। आदमी मेरे को उसका एग्जांपल दे, अब्बास टाइप वाला, अब्बास टाइप करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा ये आदमी अपनी आत्मा बेच चुके हैं, अपना हाथ काट दिया है। यहाँ से आप सिगरेट पकड़ते हो, हाथ से आप कलम पकड़ते हो। मैं बहुत तेरा नाम लेके ट्रोल कर रहा हूँ तेरे को। Considering the ban on first 2 films of Anurag Kashyap, Panch and Black Friday, it's not hard to understand the meaning behind this symbol of chopping out of these 2 fingers by an authority. Now, the beauty of this film is that you can analyze it from different perspectives. But the point is, no matter how you try to analyze it, you will realize that the central theme of the film is about one person standing against the force of an authoritative system and managing through the insane pressure from the loved ones around him, who knowingly or unknowingly trying their best to somehow change him and make him conform to the societal structure and its workings, no matter how soulless and empty he might end up becoming. If you have not seen the film, I would urge you all to go and watch the film and try to analyze and form your own understanding and opinions about it. After all, that's the beauty of art, right? Thank you so much for watching this long video. And if you happen to like it, then make sure to share it as much as possible so that it could make it to Anurag Kashyap as well. That's it from the video. Now I will meet you in the next one. Take care. तो फिर बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, आत्मा नहीं तो नश्वर है। और शौक से थाने भी जा सकते हो, हमें मार भी सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, सिगरेट नहीं पी सकते। चलते हैं।